राहुल ज्योति एक शाम दोनों अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी और राहुल ज्योति जरा इधर आओ जल्दी से। तभी राहुल और ज्योति अपने घर को चले आए। जैसे ही राहुल ज्योति घर के अंदर आए और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखकर, क्या बात है मम्मी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। आज उन्होंने हमें बुलाया है। कल को हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। फिर ये सुनकर तो राहुल ज्योति की खुशी आसमान छू गई। चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं, नाना नानी के गांव चलते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह सब लोग जल्दी नाना नानी के गांव के लिए निकल पड़े। राहुल ज्योति का नानी का घर काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। राहुल ज्योति जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तैयार खड़े थे। राहुल ज्योति को नाना नानी बोले, राहुल ज्योति आ जाओ, हमारे पास को आ जाओ। फिर राहुल और ज्योति नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर राहुल ज्योति ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है, इसे जल्दी से पी लो, इसे गर्मी में पिया जाता है। नानी की बनाई हुई इमली का रस पीकर तो राहुल ज्योति एकदम तरोताजा हो गए। फिर नानी जी ने आम के पेड़ पर एक बड़ा सा झूला टांगा। राहुल ज्योति झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लग गए और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए। और फिर रात हो गई। फिर राहुल ज्योति नानी जी के साथ रात के खाने के लिए फिर घूमकर घर लौट आए। नानी जी, मैं आपके हाथों से खाऊंगा। नानी मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाती हूँ। फिर क्या, राहुल ज्योति ने नानी के हाथ से पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर राहुल ज्योति को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी, घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है, पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है। हमें तो एसी की आदत है, अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। यह सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर राहुल और ज्योति ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? ना बेटा ना, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा तो हमारा गांव है, हमारे पास एसी कैसे होगा बेटा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी जरूर है जो तुम्हारे शहर में नहीं होगा। नानी जी ने फिर जाकर छत पर गद्दे बिछाए और सोने लगे। नानी, हम भी जीव रहते थे। वही तालाब के पास एक वृद्ध बगुला भी रहता था, जो कि बहुत बूढ़ा होने के कारण मछलियों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था और अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठा था, तब उसे एक तरकीब सूझी और बगुले ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बगुले को रोता देख एक केकड़ा तालाब से बाहर आया और बगुले से पूछा, क्या हो गया है बगले, क्यों रो रहा है बगले तू? ए केकड़ा भाई, मैंने एक आकाशवाणी सुनी है कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूख जाएगा और यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है और अम्मी जान कहती थी कि हो सके तो किसी का भला कर दो। अच्छा है। केकड़े ने यह बात तालाब में जाकर सभी को बताई और सभी जीव इकट्ठा होकर मदद लेने बगुला के पास आए और बगुला से बोले, अला बगला भाई, क्या आप हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक विशाल तालाब है। मैं तुम सब लोगों को कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचा दूंगा। सभी जीव मान गए। बगुला एक एक करके मछलियों को ले जाता और उन्हें एक चट्टान पर ले जा करके खा जाता। अब बगुला बहुत खुश था, क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के उसका भोजन मिल रहा था। यह सब कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े की जाने की बारी आई। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला भी उड़ चला। कुछ दूरी पर केकड़े ने बगुले से पूछा, क्यों बगुले, खुश तो है ना मछलियाँ वहाँ? तू ले जा रहा है मुझे जहाँ
बगुला सोचने लगा कि अब इसे सब सच बता ही देता हूँ, क्योंकि इसे भी अब मैं खाने ही वाला हूँ। नहीं बच्चे, मैंने तो झूठ कहा था। ऐसा तो कोई तालाब है ही नहीं। और हाँ, जो मछलियाँ मैं ले गया था वो सारी मछलियाँ मेरे पेट में खुश हैं। और अब तू भी वहीं जाने वाला है। केकड़े ने सोचा, यदि यह दुष्ट बगुला जीवित रहा तो उसका और तालाब के सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। यह सोचकर केकड़े ने अपने तेज पंजे बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। ये तूने अच्छा नहीं किया बगुले, अब मरेगा बगुला। बगुला धरती पर जा गिरा और मर गया। बहुत फड़फड़ा रहा था, जान बचाएगा सबकी। केकड़े ने यह सारी बात वापस तालाब पर जाकर सभी जीवों को बताई। सभी जीवों ने समझदार केकड़े की प्रशंसा की और उसका धन्यवाद किया। के उत्सव के बाद से राजकुमारियों के राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया गया और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सभी राजकुमारियां एक जैसी दिनचर्या से काफी ऊब गई हैं। वो सभी मनोरंजन और साहसिक कार्यों के लिए व्याकुल हैं। आप में से कोई मुझे कुछ मजेदार बात बताइए ना। हाँ, बताने के लिए कुछ भी मजेदार नहीं है। सभी बच्चे वापस विद्यालय जा चुके हैं और नगर के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। सहेलियों, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सच में इस उदासी को तो दूर भगाना ही होगा। कहीं बाहर चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आज रात जंगल में कैंप लगाकर आग जलाते हैं। जरा रुकिए, खुद से मेरा मतलब अंधेरे जंगल में कैंपिंग करके आग जलाने जैसे डरावने काम से नहीं था। ओहो रापुंज़ेल, बस करिए। हम पहले भी जंगलों में इससे भी ज्यादा डरावनी चीजों का सामना कर चुके हैं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। बहुत अच्छे। तो अब हम कैंपिंग की तैयारी करते हैं। आप कोई भी मौका नहीं छोड़ती। हाँ, बस कभी कभी। वैसे भी ऐसे जादू का क्या फायदा जिसे समय बचाने के लिए इस्तेमाल न कर सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि हम बाहर होंगे, इसलिए इस समय का इस्तेमाल हम महल के जरूरी काम निपटाने के लिए कर सकते हैं। और इस तरह राजकुमारियों ने तैयारी शुरू कर दी। सभी इंतजाम किए और महल के सभी कर्मचारियों को सावधान रहने के निर्देश दिए। धीरे धीरे रात होती गई। वो सब बहुत ज्यादा उत्सुक थी और कैंपिंग के लिए तैयार थी। चलिए चलिए चलिए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आज रात की कैंपिंग के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। बिल्कुल। तो चलिए जल्दी से तंबू लगा लेते हैं। किसी को सूप या मार्शमेलो चाहिए? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ठंड भी काफी अच्छी है। इस ठंड के मौसम में चार चांद लगाने के लिए एक डरावनी कहानी हो जाए। बिल्कुल, सुनाइए ना। ठीक है, तो ये कहानी उन 6 सहेलियों की है जो कि जंगल में रात बिताने आई थी, बिल्कुल हमारी तरह। बहुत अच्छे सिंड्रेला, बहुत अच्छी कोशिश थी हमें डराने की।
हम सच कह रहे हैं। ये हमारी कहानी नहीं है, ये उन 6 लड़कियों की कहानी है जो जंगल में रात बिताने गई थी। सब बैठकर बातें कर रही थी, तभी अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। ये आवाज कैसी? ओह, ये कोई आपकी चाल है क्या सिंड्रेला? नहीं, सच में कोई चीखा है। हमें लगता है कि हमें जाकर वहाँ देखना चाहिए, या सिर्फ हम लोगों का वहाँ जाना ठीक होगा? हम मदद का इंतजार तो नहीं कर सकते। फिर तो जाना ही होगा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं, पर चिंता मत कीजिए, हम सब सुरक्षित हैं। जैसे ही राजकुमारियां पता करने की कोशिश करती हैं कि जंगल में क्या हो रहा है, एक पीली आंखों का जोड़ा उनके सामने दिखाई देता है। राजकुमारियां तुरंत छिप जाती हैं। ये तो बाघ है, ये आंखें बाघ की ही है। क्या आपने किसी और को भी देखा? क्या वहाँ कोई शिकार था? वहाँ तो एक औरत है। हमें उसे बचाना चाहिए। हम बाघ का ध्यान भटकाते हैं। बाकी सब उस औरत को पकड़िए और फी के पास ले आइए। हाँ, और हम उसके घावों को भर देंगे। ध्यान रखिएगा जैस्मीन। बहादुर राजकुमारियों ने जैसी योजना बनाई थी वो वैसा ही करने लगी। राजकुमारी जैस्मीन पास के पेड़ पर चढ़ गई और तैयार होकर फिर बाकी सबको इशारा किया। ज्यादा चोट नहीं लगी है, ये ठीक हो जाएंगी। बस इनके हाथ पर कुछ गहरे घाव हैं, जो कि हम ठीक कर सकते हैं। छू मंतर, छू मंतर। राजकुमारी जैस्मीन कहाँ है? उन्हें ढूंढते हैं। हमारा जादू इन्हें बेला और सिंड्रेला को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। सभी राजकुमारियां राजकुमारी जैस्मीन को ढूंढने लगी। काश कि जैस्मीन ये आवाज सुनकर इसे पहचान सके। पहचान लिया, वो आवाज उस तरफ से आ रही है। चलिए चलें। कुछ करिए। नहीं कर सकते, हम अपने जादू से किसी भी बेजुबान जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मार नहीं सकते, पर चालाकी से काम तो ले सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। राजकुमारी फी के जादू से बाघ राजकुमारी जैस्मीन को नहीं देख पा रहा था। जैस्मीन तुरंत पेड़ से कूदकर वहां आ गई जहां उनकी सहेलियां उनका इंतजार कर रही थीं। बाघ चुपचाप छिपकर रोशनी के कम होने का इंतजार करने लगा।
राजकुमारी फे का जादू खत्म होने से पहले ही सभी राजकुमारियां सुरक्षित कैंपिंग के स्थान पर पहुंच गयीं। राजकुमारी सिंड्रेला और बेला पहले ही उस महिला को लेकर वापस महल पहुंच गई थी। महल के वैद्य उस महिला के घावों का इलाज कर रहे थे और वो दोनों महल के द्वार पर खड़ी होकर अपनी सहेलियों के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देखो वो आ गए। शुक्र है आप सब सुरक्षित हैं। हाँ, हम सुरक्षित हैं। ये सब फे के जादू का कमाल है। हमने सिपाहियों के एक समूह को जंगल की तरफ भेजा है ताकि वो बाघ नगर के पास आकर किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके। बहुत अच्छा, चलिए अंदर चलें। फे और जास्मीन को अब आराम की जरूरत होगी। हाँ, और हम अपनी कहानी अंदर ही पूरी कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कहानी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मजाक कर रहे थे। आज के लिए इतना मनोरंजन काफी है। अरे राम 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 राम, कितनी जोर की बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उस किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता है और उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ, जैसे ही यह आदमी मेरे करीब आएगा मैं इसे खा लूंगा। हाय हाय हाय, यह बारिश कब रुकेगी? ऊपर से यह टपका भी आ गया। अब मैं क्या करूँ? इस टपके से कैसे बचूं? इतना तो डर मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता है जितना डर मुझे इस टपके से लगता है। अरे यह टपका कौन है? मुझे लगता है यह टपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो यह आदमी शेर और बाघ से ज्यादा इस टपके से डर रहा है। चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो कहीं टपका ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल गधे की औलाद, यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। अरे चल जल्दी। अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ। यह टपका तो मुझ पर हावी हो गया। कैसे बचूं? इस टपका से मैं कैसे बचूं? हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस टपका से बचाओ। मैं आज के बाद किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। मैं मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है। अरे देखो देखो, यह तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, सच में ये तो शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लगता है। अरे उधर तो देखो जरा, यह आदमी कितना बहादुर है। यह आदमी शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, यह तो उसकी सवारी कर रहा है। ये गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं जो इस गधे को शेर। अरे बाप रे, यह तो सच में एक शेर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम 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 राम, अब क्या होगा?
से कैसे बचूं? अरे यह तो एक बरगद का पेड़ है। यही अच्छा मौका है। जल्दी से इस बरगद की जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका भय है? टक्का, वो टक्का मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ, वो टक्का है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टपका मेरी पीठ से उतरकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये टपका है कौन। अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है। मैं अपनी जान फिर जोखिम में नहीं डालूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा, ठीक है शेर भाई, तुम यहीं रुको। मैं अभी बरगद के पेड़ पर देखकर आता हूँ आखिर ये टपका है कौन। जाओ बच्चों, जब वो टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा तो पता चलेगा। अरे कहाँ है यह टपका जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी? चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था, जो ये भालू भी आ गया। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है। भालू पेड़ पर उल्टा होकर चढ़ने लगता है, तभी किसान और तेज से कांपने लगता है। कांपने की वजह से किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और उल्टा होकर चढ़ रहे भालू के पिछवाड़े पर जा लगती है। भालू धड़ाम से जमीन पर गिरता है। मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। सारे राज्य में यह बात फैल गई कि हरिया किसान बहुत ही बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। महाराज, क्यों न हम पड़ोस के गांव से हरिया किसान को बुलवा लेते हैं। वह बहुत ही बहादुर है। उसके बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह इस काम को जरूर कर सकता है। वह इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, हरिया किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बताइए क्या बात है। मालिक, हमसे कोई भूल हो गई क्या मालिक? नहीं हरिया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। यह कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा। अगर मैंने महाराज को सच सच बता दिया तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अरे हरिया, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो हरिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को? ये महाराज ने भी मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। क्या करूं? हाँ, मिल गया।
फिर हरिया बाजार से एक रस्सी और एक जाल तथा एक बकरी खरीद कर लाता है। चलो जल्दी से, मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ। गड्ढा तो खोद दिया, चलो अब जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बांध देता हूँ। हरिया ने बकरी को रस्सी से बांधकर गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह चिल्लाने लगती है। अरे, यह तो बकरी के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन यह आवाज आ कहाँ से रही है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है यह आवाज उस पेड़ के पास से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह, आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गया। शेर तुरंत ही बिना देर किए हुए गड्ढे में छलांग लगा देता है। तभी किसान तुरंत ही बकरी को ऊपर खींच लेता है और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है। शेर गड्ढे में ही फंस जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।